My name is Priyanka Goyal and I have secured All India Rank 369 this time. And very hopefully, very happily, I am telling you that this was my last attempt. So finally, this feels like, getting peace. So I'm really thankful to Almighty. I'm really thankful to this universe for finally providing me the opportunity of being a civil servant. So I will start with the basic questions which most of the aspirants have, and since I have a very long journey in this UPSC CSC, so I'm gonna discuss about everything, especially the basic questions, the basic doubts which generally the aspirants have. And I have also faced all these things, all those problems during my journey. So I think that I'm at a very better place to tell now that what should we do, what should we not do, what things we should generally avoid while studying, and what are the things we should moreover focus upon. Okay, so I have a set of questions in my hand, and the first question in this is, so what tell me something about your UPSC journey. Okay. So, if I talk about my UPSC journey, so it was a 6 year long journey, and I just started after my graduation in 2016, and 2017 was my first attempt where I was not able to clear the prelims. Cut off क्या होगा? Hello. See, we'll predict all of these things later on. I have seen this year's paper, and in my personal opinion, the paper was very difficult. और मुझे लगता है कि अगर मैं उस एग्ज़ाम को दे रही होती तो इवन आई एम नॉट श्योर कि मैं उसे क्लियर कर पाती या नहीं. हिंदी लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल, ओके ओके, मैं दोनों तरह की लैंग्वेज यूज़ करूँगी. आई एम रियली सॉरी. आई मेक श्योर कि आप सबको सारी बातें समझ में आए. बिल्कुल. ओके. सो हम ये कट ऑफ वगैरह थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट इस बार के टॉपर्स ने भी एक की बनाई है, जिसमें से आप लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं. हम लोगों ने बड़ी मेहनत से वो की बनाई है, और अभी हम 1-2 दिन में उसको रिलीज़ करेंगे. कुछ जो क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसीज है अभी हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम उसे रिलीज़ करेंगे. तो आप लोग उसमें से भी एक बार ही चेक कर लीजिएगा. और उसके अलावा अगर मैं अपनी इस जर्नी के बारे में बात करूं तो बहुत ही लंबी जर्नी थी, बहुत ही हेक्टिक जर्नी थी, बट उसके साथ साथ हमें पॉजिटिव चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए. सो मैं यही बोलूँगी कि इस जर्नी के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मेरी पर्सनालिटी के बारे में मुझे लगता है कि वो बहुत इन्हांस हुई है इतना ही सारी पढ़ाई करके, इतना सब कुछ देख कर सीख कर, अबाउट अबाउट द करंट इवेंट्स, अबाउट द बेसिक सब्जेक्ट्स. तो और उसके साथ साथ जब हम फेलियर को देखते हैं तो वो हमारे अंदर एक ठहराव लेकर आता है. फेलियर हमें सिखाता है कि जो सक्सेस है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है. उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, हमें अपने आप से फ़ाइट करनी होती है हर दिन. हमें इस यूनिवर्स से फ़ाइट करनी होती है कि नहीं, हमें ये चाहिए, यही हमारा ड्रीम है, हमें ऐसा करना है. हमें अपनी मेहनत से ना हराना होता है बहुत सारी चीज़ों को खुद को जताने के लिए. तो ये मेरी यूपीएससी जर्नी ने मुझे सिखाया है. मेरे अंदर बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ठहराव आया है, बहुत मैच्योरिटी, बहुत पेशेंस मेरे अंदर आया है इस जर्नी के दौरान. और उसके बाद मुझे ये मिला है, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए. वील डिस्कस अबाउट एवरीथिंग. अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और फिर हम जो भी आप लोगों की भी जनरल क्वेरीज हैं हम उन सबको एड्रेस करेंगे. प्रीलिम्स, या डेफिनेटली जागृति, मैं अपनी सारी मार्कशीट आपके साथ शेयर करूंगी. आई कुड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स 4 टाइम्स, जिसमें से एक बारी वाज ड्यू टू दी सी सैट, बिकॉज नाउ डेज द पैटर्न ऑफ सी सैट इज़ चेंजिंग. तो उसके बाद मैंने अपना सी सैट कैसे इम्प्रूव किया, आई टॉक अबाउट दैट, क्योंकि इस बार भी सी सैट बहुत डिफिकल्ट आया, और नाउ डेज एस्पिरेंट्स आर रियली फेसिंग अ प्रॉब्लम इन क्लियरिंग दी सी सैट एग्ज़ाम एज वेल, और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी. सो लेट मी टेक दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है कि मैंने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की फॉर GS 1 and 2 बोथ.
सी प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में बात करने से पहले हम कुछ जनरल बातें करते हैं, जैसे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। अभी कहाँ पर ज्वाइन हो? सी अमित, अभी हम लोगों का सिर्फ रिजल्ट आया है और सर्विस एलोकेशन डीओपीटी करता है, यूपीएससी का काम अब ख़त्म हो चुका है। तो डीओपीटी से लगभग जो सर्विस एलोकेशन है वो आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या सर्विस अलॉट होगी, और मुझे उम्मीद है कि जो भी सर्विस मिलेगी वो अच्छी होगी, बिकॉज इस एग्ज़ाम में कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो ख़राब है। और अल्टीमेटली दी जो एम हमें रखना चाहिए ना, वो होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट बनने का। If you're getting that opportunity to be a civil servant and to serve your country, to use your potential to make your country better, to put smile on lot of people's face, तो ये अपने आप में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो ये एग्ज़ाम हमें प्रोवाइड करता है। तो आपका जो अल्टीमेट एम है ना, वो वही होना चाहिए। ओके, सो पीटी में डर लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल मैं ये बात बिल्कुल मान सकती हूँ कि हमें पीटी में डर लगता है। मुझे भी लगता था और सबको लगता है, लेकिन इतने सारे लाइक पूरे 6 पीटी देने के बाद मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि अगर हमारी जो तैयारी है ना वो ऐसी स्कैटर्ड ना हो, वो थोड़ी सी सिंक्रोनाइज्ड हमारी तैयारी हो, तो हम ना पीटी को इजीली क्रैक कर सकते हैं। मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही सीखा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जितना टाइम मुझे लगा आप लोगों को उतना टाइम ना लगे, और आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट या जो भी अब आप अटैम्प्ट दे रहे हैं उसी के अंदर आप उसको क्लियर कर लें, पूरे एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लें। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज बात कर रहे हैं। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका जो गोल है ना वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों इसकी तैयारी करना चाहते हैं। बिकॉज जनरली पीपल आस्क कि क्या चीज़ ने आपको मोटिवेट करके रखा, और आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था, क्या आपको इंस्पायर कर रहा था। तो ये जो मैंने बोला ना अभी कि क्यों, यही वो रीज़न होता है जो आपको मोटिवेट करके रखता है। डजेंट मैटर कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, वो जो रीज़न है आपका वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपको मोटिवेट करके रखे, और उसके अंदर कोई किंतु परंतु, ये इधर उधर कि नहीं करना, ये नहीं करना, हो नहीं रहा है, ये सब डाउट्स है ना अपने आप ही मन में नहीं आते हैं। चाहे कितने भी अटेम्प्ट्स मेरे लगे हों, कितने भी बारी मैंने फेलियर को देखा हो, उसके अंदर एक बार भी ना मेरे मन में सेल्फ डाउट नहीं आया, या फिर ये नहीं आया कि मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, क्या ये उतना वर्थ इट है या नहीं है। एक बारी भी मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो रीज़न था इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, मेरा रीज़न एक सिविल सर्वेंट बनने का, वो हमेशा से मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे क्यों सिविल सर्वेंट बनना है। तो अगर आप अपना गोल, अपना एम आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे ना, तो आपको कोई ऐसा डाउट नहीं आएगा, और आप कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करके रख सकती है किसी भी अटेम्प्ट में। तो आप सबसे पहले ना अपने गोल को क्लियर कीजिए, और उसके बाद कभी आपके माइंड में ना सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि अब ये करें या नहीं करें, बीच में छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको बीच में छोड़ ही देते हैं। तो आपके मन में ना वो डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो दूसरी बात आती है हमारी, वो आती है कि अब इसकी तैयारी स्टार्ट करें कैसे। एक बारी हमने सोच लिया है कि हमें तैयारी करनी है, तो अब उसको स्टार्ट कैसे करें। सी, चाहे यूपीएससी हो या मैं कहूँगी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमारी कंट्री में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए ना आप सबसे पहले आप उसका ना सिलेबस उठा के देखिए कि उसके अंदर क्या उन्होंने खुद से मेंशन किया है, कौन से टॉपिक्स, कौन से लेवल तक के, ये जैसे बहुत से में लिखा होता है ना अप टू 10th स्टैंडर्ड, स्पेशली जो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होते हैं उसका क्या लेवल है। आप इन्हें इन सारी चीज़ों को ना एनालाइज़ कीजिए। सी सैट की स्टडी कैसे करें, बिल्कुल शेख, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे, किस पर्टिकुलर चीज़ की हमें कैसे तैयारी करनी है। Last name, what would you have done further? Okay, so you are basically asking about the plan B. So मैं अभी बताऊंगी अपने प्लान बी के बारे में, मेरा क्या प्लान बी था। यही क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था किया। सो मैं अभी इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी आप लोगों से। अभी हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलें, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो।
और कल को जो भी ये वीडियो देखे तो उन्हें भी थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो हम बात कर रहे थे कि हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले उसका सिलेबस देखना चाहिए। तो आप यूपीएससी का सिलेबस देखें सबसे पहले, आप उसको एनालाइज़ करें। कम से कम, अब मैं कहूँगी आप कम से कम 1 हफ़्ते का टाइम लीजिए और आप उसको अच्छे से एनालाइज़ कीजिए। उसके जो टॉपिक्स हैं ना, हो सके तो उनको याद कर लीजिए। पूरा सिलेबस आप बाय हार्ट याद कर लीजिए कि उसमें क्या-क्या टॉपिक्स मेंशन्ड है, बिकॉज़ आप रियलाइज़ भी नहीं करेंगे कि आपको वो चीज़ कितना हेल्प करेगी। आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे या बुक में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे या आप कोई भी इन जनरल आप कोई भी चीज़ कहीं देखेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपको सिलेबस के सारे टॉपिक्स आपको याद होंगे तो। आप एकदम से ना ऐसे उसको ऐसे डिवाइड कर लोगे कि अच्छा ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद सिलेबस एनालाइज करने के बाद आप ये देखिए कि यूपीएससी ने अब तक किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीलिम्स के आप हो सके पिछले 10 साल के, 20 साल के आप पेपर उठा लीजिए और उसको ना आप स्टार्टिंग से, बल्कि मैं तो कहूँगी आप 20 साल के उठाइए। आप लगभग इसको स्टार्ट कीजिए 2001 से और उसके बाद है ना वहाँ से स्टार्ट करके आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए कि कैसे हर साल क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो नेचर है, वो चेंज हुआ है, क्योंकि वो हुआ है। अभी भी आप खुद देख लीजिए, मान लो 23 का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके अंदर वो जो पेयर वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मतलब वो एक नया सेट है क्वेश्चन का जो हमें देखने को मिला, जो 2022 में भी था, बट वो थोड़ा कम था। इस बार वो मेजॉरिटी में क्वेश्चंस हैं, स्पेशली असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, उनका एक कम बैक हुआ है प्रीलिम्स में, क्योंकि ये मैंने देखा है ज़्यादातर अभी अब से 10 साल पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे, फिर बीच में ये बंद हो गए थे आने और अभी ये दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इस तरीके से ना पिछले 10-20 साल के पेपर्स उठा के उनके क्वेश्चंस को ना एनालाइज कीजिए। उसमें से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये बात हम सबको पता है कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो रिपीट होता है। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो पूरे रिपीट हो जाते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स बार बार पढ़िए। मतलब ये नहीं कि आपने शुरू में 1-2 बारी पढ़ लिया और उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद आपको याद ही नहीं है। आपको लगभग क्वेश्चंस याद होने चाहिए, कौन से आए हुए हैं पेपर के अंदर, कौन से टॉपिक से वो आए हैं। और ऐसी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो टॉपिक वाइज, ईयर वाइज उसको सेग्रीगेट करके देती है आपको प्रॉपर। तो आप वो बुक्स ले लीजिए और कुछ क्वेश्चन पेपर्स रैंडम उठाइए, आप उनको स्टडी कीजिए। उसके बाद नंबर आता है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। जब आप ये पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आपको वो स्टार्ट करना है। अब वो स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एक बुक लिस्ट। और बुक लिस्ट के लिए मैं अलग से इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ना मैं अपनी पूरी बुक लिस्ट मेंशन कर दूंगी, तो उसके बारे में आप वो वहाँ से देख लीजिएगा। बुक्स, यस डेफिनेटली किया। मैंने अपनी पूरी बुक लिस्ट बनाई हुई है और मैं उसको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी और मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी अपनी पूरी बुक लिस्ट पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। कोचिंग, हाँ मैंने कोचिंग ली थी और अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने अपने टाइम में जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी तब मैंने कोचिंग ली थी 1 साल की, लेकिन उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा की है और वही मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थी। तो बुक लिस्ट का हो जाएगा, बुक लिस्ट मैं पूरी शेयर कर दूंगी, जो भी बेसिक एनसीईआरटीज़ और उसके अलावा जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो ये सब मैं मेंशन कर दूंगी। आप प्लीज़ बुक लिस्ट वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अगर किसी को किसी स्पेसिफिक बुक के रिगार्डिंग मुझसे कुछ पूछना हो कि भाई वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं, या उसको हमें पढ़ना चाहिए या नहीं, तो आप प्लीज़ वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी जीमेल आईडी और अपने चैनल की आईडी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी और आप मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेरी किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। तो आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर हेल्पिंग आर एस्पिरेंट कम्युनिटी। ओके, क्लास 11 से कैसे तैयारी करें? आप क्लास 11 और 12 के लिए मैं बोलूँगी कि आप ना सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग करें। आप अपना सा ना थोड़ा सा वो एक करंट से टच में आ जाएं। बहुत ज़्यादा एक रिगरस प्रिपरेशन की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है।
तो आप अपने करंट अफेयर्स पे ध्यान दें थोड़ा बहुत। बाकी ना आप अपने जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो भी आपकी स्कूल में जो भी आपने स्ट्रीम ली हुई है, आप प्लीज़ उस पर बहुत अच्छे से फोकस करें। उसमें आप अपना एक थोड़ा सा अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उन्हीं सब एरियाज़ में लेकर आएँ, और फिर फर्दर ग्रेजुएशन में आप अपनी वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आएँ। तो मुझे लगता है कि आपको आगे चलकर कम प्रॉब्लम होगी यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी हम बोलते हैं कि ये पूरी थ्योरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, थ्योरी में ऐसा नहीं होता कि आप सब याद कर लो, और यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि याद करके सब कुछ हो जाएगा, और इतनी सब चीज़ें ना हम याद नहीं रख सकते हैं। उसके लिए एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पॉलिटी की बात कर लीजिए, आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए, ज्योग्राफी स्पेशली, इन सब सब्जेक्ट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर सिर्फ उसको रीड करने से या वो याद कर लेने से, रट्टा मार लेने से, उन सब चीज़ों से नहीं होगा वो। ईयर के पीटी को आप कैसे, मैंने अभी इसके बारे में बात की। इस साल का प्रीलिम्स मुझे लगता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट था, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई उसमें क्या उसकी कट ऑफ रहेगी। वो सब हमारा यहाँ पे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, बिकॉज़ देखो वो तो हर साल होना ही है, मतलब डिफ़िकल्ट हो इजी हो, स्टिल उसको जितने बच्चे हैं वो क्लियर करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कट ऑफ कम जाए ज़्यादा जाए। तो वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, और वो होना भी नहीं चाहिए। आप अपनी तैयारी करो बहुत अच्छे से, ताकि आप उन कुछ लिमिटेड बच्चों में आ जाओ जो हर साल इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। स्कूलिंग से सक्सेस तक की स्टोरी बताएं। सी, अगर मैं अपने स्कूलिंग की बात करूं तो मैंने महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल पीतमपुरा में है दिल्ली में, मैंने वहां से अपनी स्कूलिंग की है। और मैं कॉमर्स फील्ड की हूँ। मैं मेरे पास ये जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, मेरे पास वही मेरी स्ट्रीम थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है केशव महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने बीकॉम ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन की है। और वहाँ मतलब स्कूल में और कॉलेज में दोनों में ही मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं हमेशा कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स में काउंट होती थी। तो वहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, और वही एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि बेटा यू कैन रियली डू गुड। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप अच्छा कर सकते हो। बस इसीलिए मैंने इसकी तैयारी को स्टार्ट किया था। बट अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो उसका इतने अटेम्प्ट्स लगने का और इतना सब सीखने के पीछे का जो कारण रहा ना, वो था बेसिकली लैक ऑफ गाइडेंस। मेरे पास है ना राइट टाइम पर राइट गाइडेंस नहीं थी। और इसी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है ना, तो आप लगे रहेंगे, आप ना अपने हर अटेम्प्ट्स में कुछ आप अपनी गलतियाँ करेंगे, और फिर उसके चक्कर में वो अटेम्प्ट्स इतने इंक्रीज़ हो जाते हैं, वहाँ से डीमोटिवेशन आनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप शुरू से ही ना आपके पास एक अच्छी गाइडेंस हो। और गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई महंगी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लो और वहीं से ही आपको गाइडेंस मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। आप गाइडेंस आपको किसी से भी मिल सकती है, आपको किसी टॉपर्स की वीडियो से मिल सकती है, आपको किसी टीचर से मिल सकती है, या फिर जिनका नहीं भी हुआ है, मैं ये कहूँगी कि वो लोग भी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। किसी जिस जो फेल हुआ है ना, उसको ये पता है कि क्या चीज़ वर्क नहीं कर सकती, एटलीस्ट आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप है ना इसमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, और जहाँ से भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, कोई भी अच्छी बात, कोई अच्छा पॉइंट, आप उसे ज़रूर सीखें। और उसको ना अपने ऊपर, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लीजिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और हर एक इंसान अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसका नेचर, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है। चीज़ों को ऐसे कैच करने की जो उसकी एक अटेंशन पावर होती है, वो सबकी डिफरेंट होती है। तो आप है ना ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ उनमें से ऐसी है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अब जैसे ना कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। सी, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ना, दिस रियली डिपेंड्स ऑन यू, कि आप कितना उसको ना ऐसे ग्रैब कर पाते हैं।
तो अगर आप, कोई बच्चा ऐसा होता है जो 2 घंटे में भी बहुत कुछ सीख लेता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है जो ना 12 घंटे में भी उतना नहीं समझ पाता है। तो ये ना सबका अलग अलग कैलिबर है, सबका अपना पोटेंशियल है सीखने का। तो आप है ना अपने हिसाब से उस चीज़ को डिसाइड कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपना एक गोल सेट कीजिए कि आपको कितने टाइम में कितना सिलेबस कवर करना है, कौन सा टॉपिक कवर करना है, और उसके बाद आप उस पे ये आप, एक सेकेंड, आई थिंक, okay, I guess the my mobile phone is really moving. Okay, so I have to keep it stable, right?